नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री आज कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का करेंगे शुभारंभ। सिविल सेवकों के क्षमता विकास पर रहेगा जोर। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अमित शाह के आवास पर बैठक। एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार हुए शामिल। पुतिन ने कहा, यूक्रेन में स्थायी शांति चाहता है रूस। यूक्रेन संकट पर चिंता जताने के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार। रोमांचक मोड़ पर पहुंचा बेंगलुरु टेस्ट। उधर 12वें सुल्तान जोहार कप में भारतीय जूनियर हॉकी टीम की जापान से होनी है भिड़ंत। और फिर बिगड़ने लगी दिल्ली की आबोहवा। अनेक जगहों पर AQI लेवल गंभीर श्रेणी में। उधर हरियाणा में पराली जलाने पर अब FIR का आदेश। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य सभी लोक सेवकों के बीच आजीवन शिक्षण का बढ़ावा देना है और उन्हें खुद को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जुड़ना भी सिखाना है। मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन होगा जो सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता के विकास की दिशा में नई प्रेरणा प्रदान करेगा। ये पहल सीखने और विकास के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करेगी। NLW का लक्ष्य एक सरकार का ये संदेश भी है कि सभी को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ना, आजीवन शिक्षण को बढ़ाना है। कार्यक्रम के तहत हर सरकारी कर्मचारी के सप्ताह के दौरान 4 घंटे की योग्यता संबंधी शिक्षा उसे लेना अब अनिवार्य होगा। प्रतिभागी IGOT मॉड्यूल और प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा वेबिनार के माध्यम से लक्षित घंटे पूरे कर सकते हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान प्रख्यात वक्ता अपने क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर जानकारी देंगे। उन्हें अधिक प्रभावी तरीके से नागरिक केंद्रित सेवा वितरण की दिशा में काम करने में मदद करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मंत्रालय, विभाग और संगठन दक्षताओं को बढ़ाने के लिए सेमिनार और कार्यशालाओं का भी आयोजन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह आज से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में मलावी के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति श्री राधाकृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति का मलावी झील में नाव की सवारी करने का भी कार्यक्रम है। राष्ट्रपति आज अपनी 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति राजस्थान के सीकर में शोभा सरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के रजत जयंती वार्षिक समारोह में शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2024 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर का भी उपस्थित रहने का कार्यक्रम है। ये महत्वपूर्ण सम्मेलन आगामी रबी सीजन के लिए प्रमुख पहलों और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संगठनों के अधिकारियों को एक साथ लाएगा, जिसमें मंत्रालय से जुड़े प्रमुख वक्ता अपने विचारों को साझा करने वाले हैं। और अब बात महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, जिसके लिए राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है। कल देर शाम नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के आवास पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार शामिल हुए। माना जा रहा है कि बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। आपको बताएं कि महायुति में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की NCP का गठबंधन है। 288 सीट वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत के लिए 145 सीट की जरूरत होती है। तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। जहां जो बैठक हुई है उसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी शामिल हुए हैं।
तो महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच अहम मुकाबला है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ये अहम बैठक हुई, तो सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला तय होगा ये अब सामने आएगा और इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। डॉक्टरों का कहना है कि अगर राज्य सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो एक बार फिर से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे। दरअसल कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसकी बेरहमी से हत्या के बाद न्याय की मांग को लेकर डॉक्टरों का प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा उनकी मांगों को लेकर ठोस आश्वासन नहीं मिलने से काफ़ी समय से प्रदर्शन जारी है। डॉक्टरों की सुरक्षा, राज्य के मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्थाओं में सुधार समेत कई मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की 35 करोड़ रुपए से अधिक की 19 अचल पर संपत्तियां जब्त की हैं। ये पर संपत्तियां न्यास कंपनी और व्यक्तिगत तौर पर रजिस्टर्ड है और इससे पहले भी ईडी ने 21 करोड़ रुपए से अधिक की 16 अचल पर संपत्तियां जब्त की थीं। ईडी ने पीएफआई के सदस्यों और पदाधिकारियों के खिलाफ धन शोधन निरोधक अधिनियम के अंतर्गत जांच शुरू की। ये जांच एनआईए और अन्य एजेंसियों में दर्ज की गई विभिन्न प्राथमिकियों के आधार पर की जा रही है। जांच में खुलासा हुआ कि पीएफआई के पदाधिकारी और सदस्य हवाला और चंदे के माध्यम से देश विदेश से धन एकत्रित करते हैं। देश भर में आतंकवादी गतिविधियों में वित्त पोषित किया जाता है। तमिलनाडु में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ जल नीट एकेडमी सेंटर में मारपीट की घटना सामने आई। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर तिरुनेलवेली जिले के मेलापलायम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई है और आरोप है कि कोचिंग सेंटर के मालिक जलालुद्दीन ने बेरहमी से छात्रों की पिटाई की। इतना ही नहीं, कोचिंग सेंटर के मालिक ने एक छात्रा पर जूता फेंका। शिकायत दर्ज होने के बाद मेलपालयम पुलिस ने केरल में रहने वाले जलालुद्दीन अहमद कर्मचारी और छात्रों से पूछताछ की है। तमिलनाडु में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ मारपीट हुई और सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई। खबर वाराणसी से, जहां ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई में देरी को लेकर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। हिंदू पक्ष ने इस विवाद से जुड़े सभी मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्थानांतरित करने की भी मांग की है। साथ ही श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले की तर्ज पर हाईकोर्ट के 3 जजों की पीठ में सुनवाई करने की मांग हुई है। हिंदू पक्ष ने जिला अदालत में याचिका पर सुनवाई को लेकर असंतोष जताया। हिंदू पक्ष ने दलील दी कि पिछले 10 महीने से जिला अदालत में सही ढंग से सुनवाई नहीं हो रही। शीर्ष अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका पर विचार करने की बात कही है। तो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला है, जहां हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका, क्योंकि उनका मानना है कि जो जिला अदालत है वहां पर ढंग से सुनवाई नहीं हो रही है और सुनवाई में देरी को लेकर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की है। तो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़े सभी मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्थानांतरित करने की मांग की गई और विवाद से जुड़े तमाम जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनका मानना है कि सुनवाई ढंग से नहीं की गई जिला अदालत द्वारा। बढ़ते आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां सिद्धार्थनगर जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई, 22 लोग घायल हुए। जिले के बरनी ब्लॉक के मोहनकोला गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। देवी पाटन मंदिर से वापस आते समय चरीगहवा नाले के पास एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में 53 सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। इस दुर्घटना में साइकिल सवार और 2 बस सवारों की मौत हुई है। जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने बताया कि दुर्घटना में घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एसपी प्राची सिंह ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आपको बताएं कि बस ड्राइवर और कंडक्टर समेत 55 लोग बस में सवार थे। वाला है, लगभग 55 लोग के आसपास बस में यात्रा कर रहा था। 6:30 बजे के आसपास का है दुर्घटना। इसमें एक साइकिल वाला आगे जा रहा था, इनको बचाने के लिए मतलब बस का जो ड्राइवर ने कुछ ऐसे पलट दिया गाड़ी। तो ये दुर्घटना का विवेचना करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्लियर करके बता सकते हैं। तो बडनी ब्लॉक में चारगा नदी है, उसमें नदियों में एक बस गिर गया
और विशेष रूप से आसपास का गांव पंचायत का लोगों ने तुरंत आके इनको तुरंत रिस्पांस किया। साथ में मतलब पुलिस बल भी है, हमारा तहसील का टीम भी है, मदद किया और तुरंत सबको बाहर निकाल दिया गया है और 2 लोगों को मृत्यु हुआ और 2 लोगों को रेफर किया गया है जिला अस्पताल में और 22 लोगों को इंजरी है और सबको इलाज चल रही है। मौके पे जब पुलिस पहुंची तो वहाँ ये पाया गया कि एक बस थी जो बलरामपुर से सिद्धार्थनगर की तरफ आ रही थी। एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बस डिसबैलेंस हुई और चारगवा नाला में गिर गई। सूचना पाते ही पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को टाइमली ख़त्म करने के बाद कुल 53 लोगों में से 3 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, जिसमें से एक साइकिल सवार है जिसका नाम मगनी राम है, उम्र 50 वर्ष, और बाकी 2 लोग ऐसे थे जो बस के अंदर थे, अजय शर्मा उम्र 14 वर्ष और गम्मा उम्र 65 वर्ष। बाकी सभी को CSC में भेज दिया गया है और उनका इलाज उपचार चालू है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। आज इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की परत छाई हुई है। यहाँ AQI 251 पर पहुंचा, वहीं आनंद विहार में AQI 334 पर दर्ज किया गया है। तो दिल्ली में फिर से प्रदूषण की मार, लगातार लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में AQI 251 को पार कर गया और NCR की हालत भी बुरी है, जहां AQI 275 को पार करता हुआ नजर आया। और जैसे ही मौसम करवट लेता है तो दिल्ली वालों को प्रदूषण की मार के साथ साथ ये दोहरी मुसीबत झेलनी पड़ती है, जहां हवा में जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार के दावों की पोल खुल गई। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सितंबर 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की निगरानी और उससे निपटने के लिए 15 सूत्रीय कार्य योजना की घोषणा की थी, लेकिन वो अब बेअसर नजर आ रही है। प्रदूषण को किए जा रहे दावे और उसकी हकीकत पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। AQI यानी एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में AQI 300 से ऊपर और 400 के बीच बना हुआ है। वहीं दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि 2014 से लेकर 2023 तक दिल्ली के वायु प्रदूषण में 30% की कमी आई है, जिसमें PM 2.5 और PM 10 जैसे प्रमुख प्रदूषकों का स्तर घटा है। दिल्ली में लगातार जहरीली होती जा रही हवा को लेकर बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर है। आरोप प्रतिरोप के अलावा आम आदमी पार्टी शून्यता पर खड़ी है। जो स्मोक टावर लगे थे वो भी आज बंद है। पराली पर डालने वाला गोल पता नहीं कब पंजाब पहुंचेगा। उनकी भगवंत मान की सरकार है, वहां पर उनसे क्यों नहीं प्रश्न करते। यमुना में वो कहते थे मैं खुद नहाऊंगा, लेकिन वो दिन कब आएगा केजरीवाल साहब। जश्न पर पटाखे चलाते हैं, लेकिन आपको भूल जाता है कि दिवाली के पटाखों पर आपको पोल्यूशन दिखता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण में कमी दिल्ली सरकार की नीतियों और उपायों जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, सार्वजनिक परिवहन और पौधारोपण अभियानों का परिणाम है। हालांकि इन दावों की पोल दिल्ली की वर्तमान खराब एयर क्वालिटी खोल रही है। 30 सितंबर 2022 को दिल्ली के निवर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की निगरानी और उससे निपटने के लिए 15 कार्य योजना की घोषणा की थी, जिसमें कचरा जलाने, धूल और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को रोकने के लिए टीम बनाने की बात की गई थी। 80 मशीनों के अलावा पानी के छिड़काव के 581 यंत्र और 150 सचल एंटी स्मोक टावर भी लगाने की बात की गई थी। केजरीवाल ने होलांबी कला में 20 एकड़ में ई-वेस्ट पार्क बनाने की बात भी की थी, लेकिन केजरीवाल के घोषणाओं के इतर सर्दियों के दस्तक देते ही देश की राजधानी पर जहरीली हवा का साया मंडराने लगा है। हम आपको सुनाते हैं कि केजरीवाल कैसे बड़े बड़े दावे कर रहे थे। 5000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का एरिया जहां जहां है कंस्ट्रक्शन साइट का, वहां एंटी स्मोक गन लगाना हमने कंपलसरी कर दिया है। इसके तहत पूरी दिल्ली में 233 एंटी स्मोक गन लगाए जा रहे हैं।
सड़क से जो प्रदूषण उठता है उसके लिए हमने 80 रोड स्वीपिंग मशीनें लगाई हैं ताकि उसकी वजह से प्रदूषण ना हो। 521 मशीनें पानी का छिड़काव करने के लिए लगाई जा रही हैं और 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन लगाए जा रहे हैं ताकि जो सड़कों से धुआं उठता है वो उसको रोका जा सके। इसी तरह केजरीवाल ने साल 2013, 2014, 2015, 2017, 2019 और 2020 में दोहराया था कि यमुना साफ हो जाएगी, लेकिन यमुना साफ नहीं हुई और वास्तविकता यह है कि यमुना सफाई की डेडलाइन बढ़ती रही और नई डेडलाइन 2025 की हो गई है। दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार सख्त रवैया अपनाया है, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदूषण को कम करने के दावे और घोषणाएं तो बहुत करती है, लेकिन होता कुछ नहीं है और दिल्ली वालों को जहरीली हवाओं से ही जूझना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं हरियाणा में पराली जलाने पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा ने आदेश जारी किया कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। आपको बताएं कि कार्रवाई के तहत किसानों के खेतों के रिकॉर्ड में रेड एंट्री होगी, जिससे वो अगले 2 सीजन तक अपनी फसल ई खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में नहीं बेच पाएंगे। सरकार के इस आदेश का मकसद राज्य में पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाना है ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के पड़ोसी देशों में हिंदुओं की दुर्दशा पर दुनिया की चुप्पी को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने पड़ोस में हिंदुओं के मानवाधिकार उल्लंघन का जिक्र करते हुए इस मुद्दे पर दुनिया की चुप्पी पर सवालिया निशान लगाया और कहा कि इस तरह के उल्लंघन के प्रति अत्यधिक सहिष्णु होना उचित नहीं। जगदीप धनखड़ ने हिंदुओं पर हमले को लेकर तथाकथित नैतिक उपदेशकों पर भी सवाल उठाया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसी चीज के भाड़े के वो सैनिक हैं जो पूरी तरह से मानव अधिकारों के विपरीत हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ हानिकारक ताकतों की कोशिश है कि भारत की खराब छवि दुनिया के सामने पेश हो और उन्होंने ऐसे प्रयासों को बेअसर करने के लिए प्रतिघात करने का आह्वान किया। धनखड़ ने साथ में ये भी कहा कि भारत को दूसरों के मानवाधिकारों पर उपदेश या व्याख्यान सुनना पसंद नहीं। डिजिटल दुनिया में तरह तरह के साइबर अपराध प्रतिदिन सुर्खियां बटोरते रहते हैं। हमारी निजी जानकारी चोरी करने से लेकर हमारे सपनों को भी लूट लेते हैं साइबर जालसाज। नौकरी की लालसा के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहे हजारों युवा ऑनलाइन वेबसाइट्स, ऐप्स, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से इन साइबर अपराधियों के झांसे में आकर पैसे गंवाते हैं। पर अब सीमा पार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे म्यांमार, लाओस, कंबोडिया में नौकरी के बहाने भारतीय युवाओं को बुलाकर बनाया जा रहा है साइबर स्लेव। देखिए रिपोर्ट। अभी हम जिस एरा में जी रहे हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड में हमें जीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करना है। जीरो ट्रस्ट। सो वही जॉब के सिनेरियो में कि जो कंपनी है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, कब खुली थी, उसके ऑफिस के एड्रेस कहाँ हैं, वो ऑफिस के एड्रेस ऑथेंटिक लग रहे हैं आपको, कई जगह मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, कौन सी कंपनी अपनी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट लिस्ट में मोबाइल नंबर डालती है। तो ये छोटे छोटे नुएंसेस आपको कैप्चर हो जाएंगे, क्योंकि वो लैंडलाइन नंबर कभी लेंगे नहीं। लैंडलाइन नंबर लेंगे तो एक फ्रीज हो जाएगा एड्रेस, तो वे फर्जी मोबाइल नंबर डाल के उन्हीं से कांटेक्ट करेंगे और पूरा का पूरा गेम या तो मोबाइल नंबर से होगा या स्काइप आईडी से होगा या व्हाट्सएप कॉल के थ्रू होगा। आप उनको पुश कीजिए कि मुझे लैंडलाइन नंबर दीजिए अपना, उस लैंडलाइन नंबर पर कॉल करके वेरीफाई कीजिए। अच्छा ये भी होगा, हो सकता है वो लैंडलाइन नंबर दे दें क्योंकि उन्होंने क्लोन कर रखा है किसी ऑफिस को, और सामने वाला बोले हाँ यही ऑफिस है, पर जिससे कम्युनिकेट कर रहा है वो उस ऑफिस का है ही नहीं, वो उसको इम्पर्सोनेट करके बैठा हुआ है। तो आपको जब तक आप डाउट नहीं करोगे, आप वेरीफाई नहीं करोगे। हर जगह आपको चेक एंड बैलेंसेस करते हुए, और जैसे ही कोई पैसे वाला मामला आ जाए तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना। भाई किसी भी जॉब में आपसे क्यों पैसे लिए जाएंगे। और नौकरी के लालच में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में हमारे युवा इन अपराधियों के झांसे में आकर साइबर स्लेव ना बने, इसके लिए सरकार एयरपोर्ट्स पर जगह जगह इस तरह के पोस्टर लगाकर युवाओं को आगाह कर रही है। और देश में अनेक तरह के जॉब स्कैम्स हो रहे हैं, इसलिए आपको जागरूक करने के लिए आज रात 9 बजे प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम
साइबर अलर्ट में आज बात होगी रोजगार घोटालों से जुड़ी हुई। रोजगार घोटालों से निशाना बना रहे हैं साइबर अपराधी। सर, आपके रिज्यूमे के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ अच्छी वैकेंसी है जिसके लिए 10,000 रुपए फीस चार्ज की जाती है। लाओस, म्यांमार, कंबोडिया में बना रहे हैं साइबर स्लेव्स। अभी हम जिस एरा में जी रहे हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड में हमें जीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करना है। और जैसे ही कोई पैसे वाला मामला आ जाए तो आपको तुरंत सतर्क हो। भाई किसी भी जॉब में आपसे क्यों पैसे लिए जाए। तो आज रात 9 बजे जुड़ी डीडी न्यूज के साथ ताकि आप भी बन जाएं साइबर अलर्ट। बढ़ते आगे और बात करते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा की गई पहल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका सहित सभी पश्चिमी देश युद्ध के लिए यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री ने युद्ध के प्रति चिंता जाहिर की, जो सराहनीय है। पुतिन ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी ने लंबे संघर्ष के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीति को ही विकल्प बताया, जबकि पश्चिमी देशों का सैन्य गठबंधन नाटो यूक्रेन का युद्ध में साथ दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है। क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे बेंगलुरु टेस्ट का चौथा दिन है। भारतीय बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में अब तक बेहतरीन खेल दिखाया। भारतीय टीम ने अब 3 विकेट्स के नुकसान पर 231 रन बना लिए। भारतीय टीम आज उसके आगे खेलना शुरू करेगी। सरफराज खान 70 रन बनाकर क्रीज पर है। सरफराज ने अपने टेस्ट करियर का चौथा अर्धशतक लगाया, जबकि विराट कोहली कल तीसरे दिन की आखिरी गेंद पर 70 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले दूसरी पारी में कप्तान रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 72 रन जोड़े। यशस्वी 35 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान रोहित ने टेस्ट करियर का 18वां अर्धशतक जड़ा। वहीं न्यूजीलैंड की ओर से स्पिनर एजाज पटेल ने 2 और फिलिप्स ने 1 विकेट झटका। वहीं भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम आज मलेशिया में 12वें सुल्तान जोहार कप में जापान से भिड़ने वाली है। जापान के बाद भारतीय टीम 20 अक्टूबर को ग्रेट ब्रिटेन, 22 अक्टूबर को मेजबान मलेशिया और फिर 23 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से खेलने वाली है। भारतीय टीम का ग्रुप चरण में 25 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला खेलने का कार्यक्रम है। लीग चरण में शीर्ष 2 स्थान पर रहने वाली टीमें 26 अक्टूबर को फाइनल में भिड़ेंगी। वहीं 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता PR श्रीजेश के लिए कोच के तौर पर यह पहला कार्यकाल होगा। उन्होंने इस साल अगस्त में पेरिस ओलंपिक के बाद खिलाड़ी के तौर पर खेल को अलविदा कहा था। दीपावली पर्व में दीपों का अपना विशेष महत्व होता है और इसके बिना दीपावली की कल्पना नहीं की जा सकती। और इस पर्व को खास बनाने के लिए दुर्ग जिले के कुम्हार दिए बनाने में जुटे हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के शिवनाथ नदी तट पर बसे गांव सिरसा खुर्द में कुम्हारों का करीब 200 परिवार रहता है। ये सभी परिवार दीपावली को जगमगाने की तैयारियों में जुट गए हैं। इन परिवारों की आजीविका मिट्टी से बने बर्तन व अन्य सामानों पर ही निर्भर है। इनके द्वारा परंपरागत तरीके से बनाए गए दिए आज भी आकर्षण का केंद्र हैं। गांव में रहने वाले इन कुम्हारों द्वारा हर साल करोड़ों दिए बनाए जाते हैं। इनके बनाए हुए दिए न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि समीपवर्ती राज्यों जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा झारखंड तक जाते हैं। मैं 10 साल से दिया बना रहा हूँ। यहाँ बहुत मांग रहता है दिया का दिवाली पे, और हमारा दिया बहुत दूर दूर तक जाता है। दुर्ग, भिलाई, सुपेला, महाराष्ट्र, अयोध्या तक गया है। दिया के अलावा पोला जाता, चुकिया, गल्ला वल्ला, उमदानी, ये सब चीज़ बनाते हैं। घड़ा मटका सब बनाते हैं। दिवाली पे अपन दिया जो हो गया, दिया ज़्यादा मांग रहता है, और कलश, उमदानी, ये सब चीज़ का मांग रहता है ज़्यादा। व्यापारी हर साल इनसे दिए खरीद कर ले जाते हैं और उसे बेचते हैं। दिवाली के लिए दिए बनाकर इन परिवारों की अच्छी खासी आमदनी हो जाती है और खर्च के बाद कुछ पैसे बचते भी हैं। कुम्हारों के ये परिवार पोला पर्व के बाद से ही दिवाली की तैयारी में जुट जाते हैं। दिया बनाने का तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला, दिया बनाना, कलश बनाना, करसा बनाना, ये सब दीपावली में लगते थे वाले, पूरा वही बना था। जैसे मांग वो ऐसे रहे, डिमांड रहे थे। अब इन तो पूरा डिमांडे है, बनाना है, बस बेचना है। शिवनाथ नदी के तट पर बसे होने के कारण गांव के लोगों को तट से ही मिट्टी भी मिल जाती है, जिसका उपयोग कर वे दिए बनाते हैं। इन कुम्हारों की माने तो दिवाली के समय उनके दियों की खूब मांग रहती है,
जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी प्राप्त हो जाती है। हम लोग दिया बना रहे, यानी 3 पीढ़ी हमारा हो गया। दिवाली में तो ठीक ठाक रहता है, यानी हद से ज़्यादा मांग रहता है, मांग की पूर्ति ही नहीं कर पाते हम लोग। हाँ, परिवार चल पा रहा है और थोड़ा कुछ पैसा भी बच जाता है। दीपावली में इन कुम्हारों द्वारा बनाए गए दियों की तो मांग रहती ही है, साथ ही साथ इनके द्वारा निर्मित घड़े, कलश, नादी, उमदानी आदि की भी जमकर बिक्री होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।